तो साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर एच रोशन आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग जीव विज्ञान की बात करेंगे, जिसमें तीसरा चैप्टर चल रहा था। और तीसरा चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका विज्ञान पढ़ रहे थे। और कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिका की संरचना की बात हो रही थी, जिसमें हम 2-3 महत्वपूर्ण संरचना बता चुके थे। और सबसे महत्वपूर्ण केंद्रक की बात हो गई थी। अब उसी से आगे चलते हैं। केंद्रक गुणसूत्र देखने के बाद अब आगे चलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं। और जो उसमें नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिससे अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, नाम है प्रोटोप्लाज्म। तो ये ध्यान रखना इसको, प्रोटोप्लाज्म या इसी को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो जीव मतलब जीवन और द्रव मतलब लिक्विड। एक ऐसा द्रव जो पृथ्वी पर जीवों के जीवन को संचालित करता है। जितने भी जीव हैं उनमें जो लाइफ होता है, उसमें जो जीवन होती है, वो इस लिक्विड से संचालित होता है, इसलिए इसका नाम जीव द्रव है। तो पहले तो समझना ये जीव द्रव है क्या और किसको जीव द्रव माना जाए। तो इसके पहले मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था आपको, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के बारे में। तो जब हम कोशिका की संरचना देख रहे थे, तो मान ले कि एक सेल है और इस सेल के अंदर लिक्विड है। हमने कहा था सेल के अंदर लिक्विड होता है और इसी में एक न्यूक्लियस होता है, केंद्र, और केंद्र के अंदर भी द्रव है। तो कोशिका है, कोई भी टिपिकल कोशिका, चाहे वो एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो, सब में ऐसा ही होता है। हमने बताया है कि प्लांट में सिर्फ एक अंतर है कि बाहर में सेल वाल है, एनिमल में सेल वाल नहीं है। लेकिन इंटरनल बेसिक संरचना 90% कोशिका एनिमल और प्लांट में एक ही होती है। तो ये सेल है और हमने कहा था कि सेल के जो ये वाला लिक्विड है, ये साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म और ये जो केंद्रक के अंदर द्रव है, इसको हमने कहा था न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये कोशिका द्रव, इसको हिंदी में लिखें तो ये कोशिका द्रव, और इसको लिखें तो ये केंद्रक द्रव। तो ये दो इंपॉर्टेंट द्रव कोशिका के अंदर होता है। तो ध्यान रखना है कि जो कोशिका में द्रव है वो दो पार्ट में है, एक केंद्रक के अंदर का द्रव और एक केंद्रक के बाहर का द्रव। तो केंद्रक के बाहर का द्रव है जो साइटोप्लाज्म है, और केंद्रक के अंदर का द्रव न्यूक्लियस में, इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव। हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट है, केंद्रक के अंदर का द्रव, ये कोशिका के अंदर का द्रव। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि साइटोप्लाज्म और इसके साथ न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला दिया जाए। तो ये दोनों को मिला देंगे तो जो संरचना बनेगी इन दोनों के जोड़ के बाद, तो इसी को हम लोग इक्वल करके लिख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये ध्यान रखना है, ये केंद्रक द्रव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल याद रखना। कभी कभी तो जीव विज्ञान में मैथ जैसा सवाल पूछ दे इक्वेशन के रूप में। तो पहला तो ध्यान रखना है, केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के बाहर जो द्रव है कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिला दें तो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है, जिसको जीव द्रव कहते हैं। मतलब सिंपल कहना है कि कोशिका के अंदर जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी तरह के द्रव होते हैं, वो सब को अगर सम्मिलित रूप में देखा जाए तो उसी को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और ये प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है, ये सबसे पहले एक व्यक्ति ने यूज किया था, उसका नाम आपको याद रखना है, जिसे जेई पुरकिंजे कहा जाता। तो ये ध्यान रखना है, इन्होंने ही सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया। जबकि एक और विद्वान का यहां नाम जुड़ा हुआ है और वो विद्वान है हक्सले। तो दोनों को ध्यान रखना है, जेई पुरकिंजे को भी, हक्सले को भी। और हक्सले का एक इंपॉर्टेंट कथन है यहां पर, और वो कथन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और उस कथन को हम यहां लिख रहे हैं स्टार दे करके। याद रखना है साथियों, बीपीएससी, यूपीएससी, बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्टली ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया। तो स्टेटमेंट जो है वो सिंपल है और उसी से इसके महत्व को समझना है। और स्टेटमेंट है प्रोटोप्लाज्म Protoplasm is the physical
बेसिस ऑफ लाइफ, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था हक्सले ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये कथन था हक्सले का। तो इनका नाम जुड़ा हुआ है हक्सले का, ये ध्यान रखना। तो ध्यान देंगे कि ये जो कथन है हक्सले ने कहा, और कहा क्या, हिंदी में इसको समझें तो कहा जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। तो ये ध्यान रखना। और ये पॉइंट कहने वाले व्यक्ति थे, नाम था हक्सले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया इन्होंने दुनिया को। और इसके द्वारा बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी पर जो भी जीवन चल रहा है उसका आधार जो है, जो बेस टिका हुआ है, वो इस द्रव पर टिका हुआ। क्यों कहा ऐसा, इसी को हम लोग को थोड़ा सा समझना। तो बिल्कुल मैं एक स्टेटमेंट के द्वारा समझा दे रहा हूं कि जीवन चलाने के लिए जितना भी कार्य होता है, जैसे एक जीवन चल रहा है किसी भी जीव में, तो हम लोग समझे, उसको ध्यान से देखें। तो जीवन चलाने के लिए श्वसन होना चाहिए, पाचन होना चाहिए, प्रजनन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, नर्वस सिस्टम काम करना चाहिए। ये सारा सिस्टम जो काम करता है वो सब जीवन को संचालित करता है, या मूवमेंट होना चाहिए, गति होना चाहिए। तो ये सब काम जो होता है वो इसी लिक्विड के अंतर्गत होता है, या तो वो केंद्रक में होगा या केंद्रक के बाहर होगा। अब लिक्विड में सारी क्रियाएं कंट्रोल हो रही है, मतलब इस लिक्विड को हटा दिया जाए तो जितना भी हमने क्रियाओं का नाम लिया वो क्रिया संभव नहीं है पृथ्वी पर। और इसलिए इस क्रिया जो जितना जीवन को संचालित कर रहा है, वो क्रिया के लिए इस द्रव की जरूरत है। इसलिए हक्सले ने इस धार को, इस महत्व को मानते हुए कह दिया कि ये जो जीवन चल रहा है वो इस लिक्विड पर चल रहा है। इस लिक्विड को हटा देंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। और इसलिए स्टेटमेंट दे दिया, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। अब यहां ध्यान रखना है कि जब इस जीव द्रव को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये जीव द्रव दो तरह के कंपाउंड, एक का नाम ऑर्गेनिक और प्लस इनऑर्गेनिक, ये दोनों तरह के कंपाउंड से मिलने से बना होता है, जिसमें कई तरह के तत्व होते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बन के कंपाउंड और बिना कार्बन वाले, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक को मिलाने से ये लिक्विड बना हुआ है, और जिसमें बहुत सारे तत्व हैं। लेकिन बहुत सारे तत्वों में हम लोग को जो एग्जाम में ध्यान रखना है उसको ध्यान देंगे कि सबसे अधिक जो तत्व है इसमें, उस तत्व का नाम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इस लिक्विड में सबसे अधिक पाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो कभी भी पूछ दे एग्जाम में कि प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद एलिमेंट्स होता है कौन, तो ऑक्सीजन। जब वो लिक्विड सेल के अंदर जीवित अवस्था में होगा, एक लिविंग स्टेट में होगा, तो मान लेंगे कि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा होगा वो ऑक्सीजन होगा। लेकिन अगर इसी में स्टडी करें और इसको हम हीट दें, गर्म करें और गर्म कर देंगे, तो इस प्रोटोप्लाज्म के सूखे भाग में, मतलब इससे वाटर को उड़ा दिया जाए तो सूखे भाग में सबसे अधिक जो होगा वो कार्बन होगा। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोटोप्लाज्म के ड्राई पार्ट में सबसे अधिक कार्बन होता है, तो ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें कि इसमें बहुत सारे तत्व हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, बहुत सारे और बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के ये पदार्थ या जो जीव द्रव है वो बना हुआ, और इसलिए इसको जीवन का भौतिक आधार के रूप में देखते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो है इसमें अगर यौगिक के रूप में देखें तो सबसे अधिक यौगिक यहां जल है। ऐसे में हमको पढ़ते हैं कि शरीर का 70% भाग जल ही होता है, और जस्ट शरीर एक जीव का होता है, उसी तरह से कोशिका भी एक शरीर है, बॉडी है, और कोशिका में भी सबसे अधिक 70 से 80% तक जल ही होता। तो ये ध्यान रखना है कि कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म होगा उस प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक वाटर होगा, और वाटर में सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान देना है प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि प्रोटोप्लाज्म जो पदार्थ है वो एक पारदर्शी है, गाढ़ा द्रव है, चिपचिपा है। ध्यान रखना है कि ये द्रव जो है पारदर्शी होता है, गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है। लेकिन जब इसको गर्म करते हैं तो इसकी पारदर्शिता समाप्त हो जाती है। आपको एक एग देखे होंगे, अंडा,
और अंडे के बारे में शुरू में ही बताया था साइटोलॉजी चैप्टर में कि किसी भी प्राणी का अंडा जो होता है उसमें शुरुआती समय में जिस समय अंडा दिया जाता है कोशिका की संख्या एक ही होती है। और कभी अंडे को फोड़ कर देखेंगे, ऑमलेट बनाते होंगे सब लोग, तो जैसे ही फोड़ते हैं तो देखते होंगे बाहर में एक क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट चिपचिपा गाढ़ा द्रव दिखाई पड़ता, बीच में योल्क होता। तो ध्यान रखना है वो जो गाढ़ा द्रव है उसी रूप में दिखाई देता, लेकिन जैसे ही ऑमलेट को तवे पर रखते हैं, चूल्हे पर हीट करने के बाद उष्मा देते हैं, वो सारा कंपाउंड फिक्स हो जाता है और उसकी ट्रांसपेरेंसी खराब होती थी या ट्रांसपेरेंसी उसकी समाप्त होती है। तो साथियों ध्यान रखना है कि पारदर्शी तभी तक है जब ये नेचुरल फॉर्म में, लेकिन गर्म करने पर पारदर्शिता इसका खो जाता। तो इतना चीज आप ध्यान रखें। इसके अलावा ध्यान दें कि ये प्रोटोप्लाज्म जो है, ये प्रोटोप्लाज्म को जब ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही कोशिका के सभी अंग मौजूद होते हैं। तो सभी अंग या सभी कार्य जो कोशिका में होते हैं वो सभी कार्य इसी प्रोटोप्लाज्म में संपन्न होता। तो ध्यान रखना है साथियों कि जितना भी ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं, केंद्रक पढ़ा हमने, आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारा स्ट्रक्चर पढ़ना। तो जब सब पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि जितने भी अंग हैं वो सब इसी लिक्विड में तैरते रहते हैं और इसी लिक्विड में मौजूद होने की वजह से वो अपने काम को संचालित कर पाते हैं। जब ये लिक्विड हट जाएगा ना वो कोशिका के अंग जीवित रह पाएंगे और ना वो कोई कार्य कर पाएंगे, और इसी के चलते हर्शले इसको जीवन का भौतिक आधार कहा। तो इतना चीज आप ध्यान रखें और इसी से सवाल आपको पूछेगा प्रोटोप्लाज्म से संबंधित। लेकिन आपको इक्वेशन में पूछ दे कि यहां हमने कहा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा? तो प्रोटोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्म घटा देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। या साइटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियोप्लाज्म को घटा देंगे तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और यही लिक्विड है जिसमें सभी अंग हैं। अब इसी के आगे हम लोग को सभी अंगों को स्टडी करना है एक एक करके। तो नेक्स्ट अंग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नेक्स्ट अंग का, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब यहां पर ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम बायोप्लास्ट भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। माइटोकॉन्ड्रिया से हर बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता। अभी बीपीएससी में पूछा है, सचिवालय में पिछली बार पूछा था, बिहार दरोगा में पूछा है, और हर एग्जाम जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो साइटोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा रोल है। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को देखें। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एक छोटा सा गोलाकार संरचना होता है। जैसे कोशिका है तो कोशिका में ही ये अंडे का रूप में ऐसे दिखाई पड़ता। तो ध्यान रखना है कि अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया का आकार पूछ दे कि आकार कैसा होता है तो आप आंसर करेंगे कि आकार जो है अंडाकार है। अंग्रेजी में इसको ओवल कहते हैं। तो ओवल होता है या अंडाकार होता है। संरचना देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना मैं बना रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना हम लोग को, ताकि कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सके। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये एक लेयर है, इसके अंदर एक दूसरा लेयर होता है और उस दूसरा लेयर में अंदर की तरफ इनर फोल्डिंग्स होते हैं। इस प्रकार से अंदर की तरफ प्रोजेक्शंस दिखाई पड़ता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संरचना जिसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। तो ध्यान रखना है कि लिक्विड है और यही गोलाकार जो अंडे शेप में दिख रहा है इसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जनरल समान विज्ञान है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके संरचना को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब संरचना को देखेंगे तो पहला जो संरचना दिख रहा है ये तो अंडाकार है, इसके अंदर लिक्विड है। इस लिक्विड को ध्यान रखें, इस लिक्विड को मैट्रिक्स कहते हैं। तो ध्यान रखना ये मैट्रिक्स है। ये पूछेगा एग्जाम में बार बार कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको कहते हैं क्या? तो मैट्रिक्स। और भी मैट्रिक्स मिलेगा, जब जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो कुछ मैट्रिक्स और भी मिलेंगे, वो भी लिक्विड में होगा इसके आगे के चैप्टर। अब यहां से आगे बढ़े तो ये जो प्रोजेक्शंस है ऐसे, इस प्रोजेक्शंस को एक नाम दिया जाता है यहां जिसे क्रिस्टी कहते। तो ध्यान रखना है क्रिस्टी को। एग्जाम में पूछेगा कि क्रिस्टी नामक संरचना कोशिका के किस अंग में? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे बढ़े तो इस प्रोजेक्शंस के ऊपर ऐसे
बैडमिंटन जो खेलते हैं उसके रैकेट जैसा, या कहें टेनिस रैकेट जैसा, या गदे जैसा गोल गोल संरचना दिखाई देती है। और इस संरचना को एक नाम दिया गया जिसे F1 पार्टिकल कहते हैं। तो F1 पार्टिकल है, या इसी का दूसरा नाम ऑक्सीजोम भी है। हमने जो बुक लिखा है बायो का, वो बुक बहुत ही सफिशियंट है और अवेलेबल है। उसमें सारे तथ्यों को एक साथ कलेक्ट किया गया है। जिनके जिनके पास बुक होगा उस बुक को जरूर रीडिंग मार के रखें, आपको चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगी और ज्यादा से ज्यादा सवाल आप बना पाएंगे। जो भी एग्जाम दिए हैं, जिनके पास वो बुक है, उनको पता है कि एग्जाम में उस बुक से 90% सवाल पूछे जाते हैं और इसीलिए उन सब बुक्स में ये सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन उसको मैं वीडियो के माध्यम से जब उपलब्ध करा रहा हूं तो इससे आपको चीजें और स्पष्ट हो जाएगी, आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। साथियों, वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बनाऊं और आप लोगों को कुछ मदद कर सकूं। इस लॉकडाउन के समय में जो समय हम लोग खाली समय व्यतीत कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा यूजफुल वर्क में इंप्लीमेंट कर सकें, इसी का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, ध्यान रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब यहां से आगे बढ़ें तो इस लिक्विड में एक इंपॉर्टेंट संरचना होता है और ये संरचना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना है, ये गोल वाला। और ये जो है ये डीएनए। तो ध्यान रखना है इसके बारे में, हमने पढ़ा है और डीएनए में डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी आगे के टॉपिक में जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे। तो डीएनए हमने पढ़ा था जब न्यूक्लियस पढ़ रहे थे कि मेन रूप से, मुख्य रूप से जो डीएनए होता है कोशिका में, वो केंद्रक के अंदर बंद होता है। लेकिन केंद्रक के अलावा एक यहां पर पार्ट है जहां पर डीएनए मिलता। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी डीएनए मिलेगा। और कई बार पूछा, सीजीएल में एग्जाम में पूछा है कि कोशिका का कौन ऐसा अंग है जिसमें केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए पाया जाने वाला ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना। और इस डीएनए की मौजूदगी की वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्टेटमेंट के रूप में पढ़ा जाता है। और इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना जो मैं यहां बताने जा रहा हूं। इस स्टेटमेंट के रूप में इसको एक टर्म के रूप में देखते हैं जिसे सेल विदिन सेल कहा जाता। मतलब क्या? तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कोशिका के अंदर कोशिका है। तो खुद कोशिका तो एक स्ट्रक्चर है ही, और उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने आप में भी एक कोशिका ही है। क्योंकि जैसे ही डीएनए किसी में आ जाए, तो डीएनए हमने पढ़ा था एवोल्यूशन में कि डीएनए ही कोशिका या जीवन का आधार है, और इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट कोशिका की तरह भी व्यवहार करता है और जरूरत पड़ने पर इसकी संख्या मल्टीप्लीकेशन करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। तो ये ध्यान रखना है कि सेल विदिन सेल के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस लिक्विड में दानेदार संरचना भी होता है, और इस दानेदार संरचना को एक नाम देते हैं जिसे राइबोसोम कहा जाता है। तो यह भी याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी मौजूद रहता। तो यह स्ट्रक्चर की बात। अब इसके कार्य की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपको इसके फंक्शन की ही बात पूछेगा एग्जाम और पूछ रहा है बार बार। तो कार्य की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, हम एक स्टेटमेंट में आपको समझा रहे हैं, एक लाइन लिख रहे हैं, उसी से समझ जाना। और समझना क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन अंग है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वसन अंग। तो एग्जाम में पूछ दे कि श्वसन अंग कोशिका में होता है कौन, तो माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ही श्वसन अंग के रूप में काम करता। जैसे हमारे बॉडी में श्वसन अंग लंग्स है, फेफड़ा है, वो हमारे लिए काम करता है जो श्वसन का, वही काम कोशिका में श्वसन अंग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो अब प्रश्न उठता है, सबको पता है कि श्वसन अंग का काम क्या है। तो श्वसन अंग का काम है एक इंपॉर्टेंट, और वो काम को ध्यान रखना, और कार्य है एनर्जी उपलब्ध कराना। तो एनर्जी की आपूर्ति करना श्वसन का सबसे इंपॉर्टेंट काम। अर्थात सेल के अंदर या बॉडी के अंदर जो भी ऊर्जा बन रही है या जो ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है,
उसमें सबसे बड़ा जिम्मेवारी, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी माइटोकॉन्ड्रिया निभा रहा है। और इसलिए इसको हमने कहा ये कोशिका का श्वसन अंग, एनर्जी की आपूर्ति करने के लिए ही बना है। और एनर्जी की आपूर्ति जिस रूप में जिसको होती है उस रूप में ये काम करता है। और आपको पता होगा जब हम श्वसन पढ़ेंगे या डाइजेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि एनर्जी का अल्टीमेट स्रोत जो है जीव के लिए, वो एनर्जी भोजन के कंपोनेंट से मिलती है। और वो कंपोनेंट एनर्जी का स्रोत जो है वो एक ही है जिसका नाम ग्लूकोज है। तो ध्यान रखना है किसी भी जीव में ऊर्जा की आपूर्ति का काम ग्लूकोज की मदद से होता है और ग्लूकोज ही ऊर्जा आपूर्ति के लिए ईंधन है। अब ग्लूकोज जब हम लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं कोई भी, तो पाचन के बाद ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज श्वसन अंग में भाग लेता है और टूट करके हमको ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने पर एटीपी का निर्माण करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही एटीपी शरीर के लिए ऊर्जा है साथी। तो ध्यान रखना कि शरीर के लिए ऊर्जा का आपूर्ति ग्लूकोज से होगा और इस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। और एनर्जी जो बनाता है, एनर्जी को जो ट्रांसमिट करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित करता है, वही नॉर्मल जीवन में हमारे लिए पावर हाउस होता। और इसलिए यह ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा घर। और कई बार एग्जाम में पूछा तो क्यों कहा जाता है ये याद रखना है। याद तो रखना है कि पावर हाउस है, सबको पता होता है, लेकिन कभी पूछ दे क्यों होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऊर्जा के निर्माण का सारा जिम्मेवारी ये यही उठाता है, इसलिए इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर। अब करता क्या है ये समझना। तो हमने कहा कि मेन स्रोत ग्लूकोज है और जब ग्लूकोज भोजन में किसी भी माध्यम से दिया जाता है, पाचन का काम ही है कार्बोहाइड्रेट जो लेंगे वो ग्लूकोज में टूटेगा और ग्लूकोज जब टूट जाएगा तो वो ग्लूकोज फाइनली कोशिका के अंदर पहुंचता। तो मान लिया कि ये ग्लूकोज है यहां पर जो भोजन से आया है पच करके, अब पाचन के लिए घुसेगा, ये पचने के बाद श्वसन में कोशिका में जाएगा और कोशिका में जो यहां आएगा तो ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म, जो हमने कहा बाहर वाला द्रव्य साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है और बॉडी को 8 एटीपी देता। ये सब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन में, श्वसन तंत्र। तो ये ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ग्लूकोज के टूटने से कितना एटीपी, तो 8 एटीपी। इस क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है जो हम लोग श्वसन तंत्र में देखें। अब जब यहां प्रोसेस एक कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये इसमें घुस जाता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो कंपोनेंट्स आया है यहां टूट करके जो घुसेगा उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये ध्यान रखना। और एसिटाइल कोएंजाइम ए एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया से गुजरता है और प्रक्रिया जो गुजरता है उस प्रक्रिया का नाम याद रखना जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि क्रेब्स साइकिल एक महत्वपूर्ण कार्य है और क्रेब्स साइकिल के द्वारा ही ये एसिटाइल कोएंजाइम ब्रेक डाउन करता है जिसमें F1 पार्टिकल ऑक्सीजन मदद करते हैं। और इसी समय एक क्रिया होती है जिसको ETS कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये काम F1 पार्टिकल में होता है जबकि क्रेब्स साइकिल का काम मैट्रिक्स में होता है। तो मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल, ये ध्यान रखना। और F1 पार्टिकल में जो काम होगा वो ETS का होगा। और दोनों काम जब संपन्न हो जाएगा तो एसिटाइल कोएंजाइम के टूटने से यहां पर कुल मिला करके एक ग्लूकोज के अणु से 30 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना। और 30 एटीपी ऊर्जा जब मिलेगी तो शरीर उससे वर्क करेगा और हम दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वो एटीपी से ही प्राप्त होता है। स्रोत ईंधन के रूप में ग्लूकोज है लेकिन ग्लूकोज को इस 30 एटीपी कन्वर्ट करने का काम ये करता है। तो 8 एटीपी यहां और 30 एटीपी यहां, 8 एटीपी साइटोप्लाज्म में, 30 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो टोटल अगर इसमें 8 एटीपी जोड़ दें तो टोटल जो एटीपी होता है वो 38 एटीपी होता है एक ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी और इस 38 में से जो 30 मेजर पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा है और वो बनाने की प्रक्रिया का नाम क्रेब्स साइकिल। और इसीलिए
मैक्सिमम जो एटीपी के निर्माण का काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते। तो इतना चीज ध्यान रखना। अब यहां पर थोड़ा सा इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दें। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, और वितरण क्या है कि शरीर में अलग अलग तरह के बनावट, और हर शरीर के बनावट में अलग अलग कार्य है, और जो जिस रूप में कार्य करता है उसमें उसकी माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होती है। काम ज्यादा करेगा माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चाहिए, कम होगा माइटोकॉन्ड्रिया कम चाहिए। जैसे हाथ, पांव, चेहरा, फेस, जबड़ा, इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक होता या बहुत अधिक चाहिए ताकि वो काम कर सके, ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। लेकिन जबकि हमारा पीठ है, पेट की मांसपेशियां हैं, ये सब वर्क उतना नहीं करता है, इसलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। मसल्स में अलग अलग व्यक्तियों में मांसपेशियों में अलग अलग तरह के मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। जैसे गधे के मांसपेशियों में देखेंगे बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, लेकिन घोड़े की मांसपेशियों में देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी। और इसलिए ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि जहां पर वर्क ज्यादा होगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मिलेगा, जहां वर्क कम होगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया कम मिलेगा। इसीलिए आज एक चीज ध्यान रखते होंगे कि खेल में, ओलंपिक्स जैसे खेल में भारत जैसे देश में ज्यादातर मेडल जीत नहीं पाते हैं खिलाड़ी, क्योंकि यहां खिलाड़ी का जो प्रिपरेशन होता है वो टेक्निकली या साइंटिफिक या बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता। जबकि विकसित देशों में जो खेल में अग्रणी देश हैं वहां बिल्कुल बायोलॉजिकल बॉडी को स्टडी करके एथलीट्स तैयार किए जाते हैं। जिस एथलीट को जिस खेल के रूप में तैयार करना होता है उसका बॉडी की चेकअप होती है बचपन में ही, यंग स्टेज में, और तब उसको ट्रेनिंग दिया जाता। अगर घोड़े को आप ट्रेंड करें और चाहें कि गधे को एक घोड़े के रेस में दौड़ा दिया जाए तो कितना भी ट्रेनिंग देंगे वो गधा घोड़े से कंपटीशन नहीं कर सकता, क्योंकि घोड़े का बॉडी उस रूप में बना हुआ है जो दौड़ने के लिए। गधे के शरीर में वो चीज बनावट नेचर ने नहीं दिया जो उसको घोड़े के साथ कंपीट करने के लिए बना। तो घोड़ा को ट्रेनिंग देंगे रेस जीत जाएगा, गधे को ट्रेनिंग देंगे रेस नहीं जीते। और भारत में ही होता है। यहाँ पॉलिटिकल या खेल की जो संरचना बनी हुई है वो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है, खिलाड़ियों पर उस तरह का वर्कआउट नहीं होता, जिसके कारण हम इतने बड़े जनसंख्या वाले देश होकर भी पिछड़ जाते हैं मामले में। स्टैमिना की या प्रतिभा की कमी नहीं है, जो प्रतिभा को तराशने की जरूरत है उस सिस्टम में बहुत सारे अभी भी ड्रॉबैक्स हैं, इसके कारण हम खेल नहीं पाते। और इसी रूप में ध्यान रखना है बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन। और हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे शरीर का डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर देखें तो सबसे जो व्यस्त अंग है शरीर का, सबसे बिजी ऑर्गन, और ये व्यस्त अंग जो है हार्ट है, हृदय। सबको पता हृदय जीवन में सबसे पहले वर्क शुरू करता है। जब हृदय में धड़कन आ जाता है तो डॉक्टर से मान लेते हैं कि अब जीवन क्रिएट हो गया। अगर धड़कन नहीं बना तो जीवन शुरू नहीं हुआ। और एक बार धड़कन मां के गर्भ में शुरू होता है तो तभी रुकता है जब जीवन समाप्त हो जाता है, और तब तक वो फिर कभी बीच में रेस्ट नहीं करता। तो कभी एग्जाम में पूछ दे कि शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन? हार्ट। और हार्ट कंटिन्यूअसली पंप करता है। हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में हृदय के कार्य को, तो पंपिंग का कार्य होता है, पुशअप करना होता है ब्लड को, और ब्लड को पुश करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा को बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। और इसलिए ध्यान रखना है कि अगर अंगों का नाम दे और पूछे कि सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होगा तो हार्ट में होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो फैक्चुअल बात है उसको मैं बताने जा रहा हूं। पहला तो कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो किया था, तो खोजकर्ता का नाम थोड़ा सा ध्यान रखें। और खोजकर्ता जो थे इसके, वो दो व्यक्ति का नाम आता है। एक का नाम अल्टमैन और दूसरे का नाम कोलिकर। तो अल्टमैन और कोलिकर ये दोनों पूछते रहता कि माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने, तो अल्टमैन एंड कोलिकर ने। अब यहां एक और नाम जुड़ता है कि अल्टमैन जो थे, ये अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम दिया था, और वो नाम था बायोप्लास्ट। तो ये ध्यान रखना कि अल्टमैन ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा, इसलिए हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया या बायोप्लास्ट। खोजा और खोज कर जो देखा पहली बार, तो इस संरचना को, जो अंडाकार ओवल संरचना दिखाई दिया उनको, उसको उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा, बायोप्लास्ट का। जबकि इस माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण
माइटोकॉन्ड्रिया कहने वाला एक अलग व्यक्ति थे जिनका नाम था बेंडा। तो बेंडा को याद रखना, और बेंडा ने ही पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया कह करके इसका नामकरण किया। तो 3 व्यक्ति का नाम याद रखें कि खोजा किसने, तो अल्टमैन एंड कोलिकर ने। अल्टमैन ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा, उसकी जगह बायोप्लास्ट नाम दिया, जबकि बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहकर संबोधित किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट समझना। अब चलते हैं अगले ऑर्गन की तरफ, और अगला ऑर्गन जो है वो एक ऑर्गन है छोटा सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों वो भी, और उससे भी सवाल पूछता रहता। छोटा सा ऑर्गन है लेकिन देखना है उसको हम लोग को कि क्या ऑर्गन की विशेषता है और कैसे वो काम करता। तो एक और ऑर्गन हम बताने जा रहे हैं, नाम है लाइसोसोम। तो ये ध्यान रखना है लाइसोसोम को। और लाइसोसोम एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना, बार बार लाइसोसोम पूछता। तो पहले तो इसके संरचना और कार्य को जानने से पहले खोजकर्ता का नाम याद रखेंगे कि लाइसोसोम को खोजा किसने, तो नाम था डी डूबे। बायोलॉजी की बुक में सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अरेंज करके दे दिया गया है। उस बुक को आप अवेलेबल करके जरूर पढ़ें, रीडिंग मारें, और फिर वीडियो देखेंगे, आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। फिर आपको कोई भी क्वेश्चंस बिल्कुल आसान लगेगा, कुछ भी कठिन नहीं होगा। तो डी ड्यूबे ने खोजा, और जो खोजा इसको एक इंपॉर्टेंट सेल में खोजा जिसको एनिमल सेल कहते। तो ये ध्यान रखना है कि एनिमल सेल में ही ये पाया जाता है। प्लांट में जब देखा गया तो पता चला प्लांट में होता ही नहीं, और इसलिए एग्जाम में पूछता है बार कि लाइसोसोम होता है किस कोशिका में, तो एनिमल सेल। अब होता क्या है, तो ये लाइसोसोम जो है एक गोलाकार संरचना, ये ध्यान रखना है, गोलाकार संरचना है। और ये गोलाकार संरचना जो है एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में होता, कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य में अगर देखेंगे इसको, तो यहां अगर एक कोशिका है ये, तो कोशिका में एक केंद्रक होता है, हमने पढ़ा है, और केंद्रक के बगल में ही ऐसे एक गोलाकार संरचना होता है, इसी को लाइसोसोम कहते, जिसको डी ड्यूबे ने खोजा। तो लाइसोसोम ये है। अब इसको बड़ा करके देखेंगे तो लाइसोसोम का बड़ा जो चित्र होगा ये राउंड शेप में ऐसे दिखेगा, और इसमें कुछ है नहीं, एक आवरण है, और आवरण के अंदर एक लिक्विड है इसे, और ये लिक्विड ही इसका मेन कंपोनेंट्स है और मेन घटक है, जिसकी द्वारा इसका महत्व होता, या जो काम जो करना होता है वो सब इस लिक्विड के द्वारा ही करता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लाइसोसोम का लिक्विड ही है। तो इसी को हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, और इस लिक्विड को जो नामकरण किया गया, इसको नाम रखना है कि इसको हाइड्रोलेजेज, या इसका दूसरा नाम और करके हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता। तो ये ध्यान रखना है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, कभी पूछ दे कि लाइसोसोम के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको कहते हैं क्या, तो कभी कभी हाइड्रोलेजेज भी लिखता है, कभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी लिखता है। और ये है क्या, तो ध्यान रखना है कि ये पाचक द्रव है, डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पर ये काम करता है, मतलब किसी भी चीज को पचाने की क्षमता रखता। तो कभी पूछे दे कि कोशिका में पाचन अंग का काम कौन करेगा, तो लाइसोसोम करेगा। हमने कहा था कि कोशिका एक प्रकार का जीव ही है, एक इंडिविजुअल बॉडी शरीर जैसे काम करता है, वो पूरी तरह से वैसा ही काम लाइसोसोम भी करता है। तो जैसे हमारे शरीर में पाचन का काम है, वो सारा काम जैसे होता है वैसे ही यहां भी होता है, लेकिन वो काम यहां हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा होता। अब इस पाचक द्रव के रूप में यह ध्यान रखना है कि ये कोशिका का पाचन अंग है। तो ध्यान रखना है, कई बार पूछा है ये कोशिका में पाचन अंग का काम कौन करेगा, तो लाइसोसोम करेगा। अब ये इस पैकेट में बंद है, लेकिन जब इसको काम करना होता है, किसी को पचाना होता है, तो ये रप्चर होता है, फटता, और इसके फटने से इसका द्रव रिलीज होता है और लिक्विड इस छिद्रों से बाहर आ जाता है। अब लिक्विड जब आएगा और लिक्विड जिस में स्पर्श करेगा उसको वो डाइजेस्ट कर लेगा, डिजोल्व करेगा, घुला देगा, पचा लेगा। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान रखना है
कि ये चूंकि पैकेट में बंद है, जब भी इसको काम करना होता है तो ये पैकेट अपने आप फटता और फटने से इसके लिक्विड बाहर आकर के अपने आसपास के चीजों को डाइजेस्ट कर देते और इसके कारण इसका काम इसी प्रक्रिया से पूरा होता है। और काम करने के दौरान चूंकि लाइसोसोम फट जाता है, इसका जीवन समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता। ये ध्यान रखना। तो एग्जाम में पूछता कि आत्महत्या की थैली के रूप में देखा जाता है किसको, तो लाइसोसोम, जिसको अंग्रेजी वर्ड भी दे देगा तो ध्यान रखना है कि इसको सुइसाइड बैग कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। और एक बात और बता देते हैं करंट से रिलेटेड जोड़ करके कि वर्तमान में चूंकि उम्र जब बढ़ता है तो शरीर की कोशिकाएं डिजेनरेट होने लगती है, टूटने लगती है, और कोशिकाएं टूटने से आदमी बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता, और बुढ़ापे की तरफ ले जाने में लाइसोसोम के फटने की क्रिया को भी एक बड़ा वजह माना जाता है। अर्थात इसका क्रिया या लाइसोसोम का फटना, ध्यान रखना है, मानव में या जीवों में बुढ़ापे का एक बड़ा कारण माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये एजिंग को प्रभावित करता है। तो ये ध्यान देंगे कि लाइसोसोम का फटना जो है वो एक एजिंग क्रिया को बढ़ाने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइसोसोम से संबंधित। डाइजेस्टिव एंजाइम है, पाचन अंग के तौर पर काम कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म और ये लाइसोसोम, 2-3 और अंग बच गया है, जिसके बाद आपका साइकोलॉजी टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर हम लोग इस वीडियो को देखें, पूरा देखें सिस्टमेटिकली, एक एक तथ्य जो बताया गया सब एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ भी यहां पर एक्स्ट्रा नहीं बताते हैं, कुछ भी चीजें कहानी के रूप में नहीं बताई जाती है, क्योंकि यहां पर वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास कर रहे हैं और इसके द्वारा जो भी एप्रोप्रिएट है, जो सटीक चीजें हैं उसको ध्यान रखें, और इसके द्वारा आप एग्जाम में यहां से जो भी सवाल पूछा जाएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वेल बी सेड, बेस्ट ऑफ लक, जहां भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, देश के बचाने में, देश को बिल्डअप करने में अपना अपना योगदान दें। तो थैंक यू।